जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज का जो है क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि आज हम शुक्राणुओं की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, किनमें होता है और कब होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि शुक्राणु क्या है। शुक्राणु जो है एक प्रकार का नर युग्मक है जिसका निर्माण नर में किशोरावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में नर के वृषण टेस्टिस से एक खास तरह का हार्मोन्स बनता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि पुरुषों में, लड़कों में शारीरिक बदलाव लाते हैं, जिनमें उनमें लैंगिक द्विरूपता अर्थात जैसे दाढ़ी मुचकाना, आवाज का भारी होना, शुक्राणुओं का निर्माण होना, ये तमाम चीज उसमें किशोरावस्था के दौरान दिखती है। जैसे किशोरावस्था पर जो है कि प्रारंभ होता है तो किशोरावस्था में क्या होता है कि उनके टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो शुक्राणु जो है कि वृषण की शुक्रजन्म नलिकाएं होती हैं, जहां पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसमें नरजन्म कोशिकाएं हैं और सर्टोली कोशिकाएं हैं। तो जो नरजन्म कोशिकाएं हैं वो शुक्राणुओं को क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं कि उनका पालन पोषण का काम करती है। ठीक है। इसके साथ साथ उसके अगल बगल भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है जिसे अंतरावली कोशिकाएं या लीडी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, जो पुंजन या एंड्रोजन जैसे हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। ये तो रही आपकी भूमिका। तो यहां से आगे की तरफ चलते हैं और चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख पा रहा है कि ये शुक्राणु है और इस शुक्राणु में अलग अलग सेक्शन आपको दिख रहे होंगे और अलग अलग सेक्शन में आपको दिख रहा है इसमें कि इसमें एक जो इधर साइड वाला, जो इस साइड वाला भाग दिख रहा है वो है शीर्ष भाग है। फिर उसके बाद आपको ग्रीवा दिखेगा, फिर आपको मध्यखंड दिखेगा, फिर उसके बाद है पूंछ। ठीक है बच्चे। अब वृषण में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम नर जनन कोशिका भी कहते हैं या उसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जो प्राथमिक नर जनन कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि समसूत्री विभाजन करके ये शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर दूसरा स्टेप में आ जाता है कि यहाँ पर जो है कि द्वितीय जो होती है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, वो क्या करती हैं, वो भी शुक्राणुओं को पहली अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा फर्स्ट जो है कि मियोसिस के द्वारा जो है वो क्या करती है कि शुक्राणुओं का निर्माण शुरू कर देती है। तो यहाँ पर प्राथमिक मतलब कि जहां से शुरू हो रहा है वहां पर 46 गुणसूत्र है, जबकि दूसरे वाले में भी क्या है, 46 गुणसूत्रों की संख्या है। ठीक है। इसके साथ साथ आपका आ जाता है तृतीय वाला जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, वो उसमें क्या होता है कि उसमें भी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद इन कोशिकाओं के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता जाता है। फिर आपको जो है कि लास्ट में आपको स्पर्मेटिड, जिसको हम शुक्राणु प्रसू कहते हैं, वहां भी कोशिका विभाजन होगा। तो वहां पर इस तरह के शुक्राणुओं का निर्माण यहाँ दिख रहा है, जैसे 1 2 3 4। अब प्रत्येक में शुक्राणुओं में जो शुक्राणु है वो आगुणित है। आगुणित का मतलब क्या है? आगुणित का मतलब होता है कि ये सभी हैप्लाइड है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, आधी है। अब इसमें से कुछ गुणसूत्र होंगे जो एक्स टाइप के होंगे और कुछ क्या होंगे, वाई टाइप के होंगे। फिर अब अपने चित्र की तरफ देखते हैं। तो शीर्ष, जैसे कि चित्र में हमने आपको बताया था कि ये आपका शीर्ष भाग है, ये मध्य भाग है, फिर इधर आपको जो है पूंछ वाला भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है। आइए समझते हैं
इस चित्र के बारे में। यदि किसी भी व्यक्ति में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। लेकिन अगर वीर्य में ही शुक्राणुओं की संख्या कम है तो उसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया, कहते हैं, ये टर्म है। यदि किसी महिला का स्तनों का विकास नहीं हुआ है, यदि उसका जो है कि स्तनों का विकास नहीं हुआ है, मतलब स्तन का जो आकार है वो छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोमास्टिया। फिलहाल हम बात करते हैं जो है कि शुक्राणु की संरचना के बारे में, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखो किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, ये आपको चित्र में आपको आसानी से दिख जा रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं शुक्राणु के बारे में। अब शुक्राणु का जो सबसे टिप वाला भाग दिख रहा है ना बच्चे, जिसको हम जो है कि कह सकते हैं कि जो द्रव्य झिल्ली से ढका हुआ है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, तो शुक्राणु का जो टिप वाला भाग होता है ना, वो एक खास तरह की झिल्ली से ढका होता है। उसके बाद आता है कि आपको दिखता है कि नीचे वाले जिसके भाग में आपको एक्रोसोम दिख रहा है। एक्रोसोम को हम अग्रपिंडक भी कहते हैं। और इसी एक्रोसोम में अंडाणुओं को भेदने वाले जो है एंजाइम्स होते हैं। और अंडाणुओं को जो भेदने वाले, जो अंडाणु के जो परत को जो तोड़ते हैं, जो कोरोना रेडिएटा को तोड़ते हैं ना, जो नपलिसुडा को तोड़ते हैं, तो वो एंजाइम्स हैं हाइलुरोनिडेज। तो अंडाणुओं के लेयर को तोड़ने वाला जो अग्रपिंडक में एंजाइम है, उसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। इसके अलावा इसमें एक्रोसिन भी होता है। तो ये क्या करते हैं कि अंडाणुओं के अस्तर को पेनेट्रेट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो भाई यही क्या करता है कि अंडाणुओं के लेयर को आसानी से तोड़ सकता है। फिर आपको इस तरह की संरचना जो यहाँ पर दिख रही है बच्चे ना, जिसमें हम केंद्रक दिखा रहे हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है और केंद्रक में ही होते हैं आनुवांशिक पदार्थ, जिसमें से डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, जीन हो गया, गुणसूत्र हो गया। अब जो इसमें गुणसूत्र है वो ये डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की। तो इसीलिए विज्ञान ये कहता है कि किसी को, मतलब अगर लड़का भी हो रहा है या लड़की भी हो रहा है, तो लड़का होना या लड़की होना वो माता के गुणसूत्रों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन निर्भर किसके ऊपर करेगा? पिता के गुणसूत्रों के ऊपर, क्योंकि पिता के पास एक्स गुणसूत्र भी है और वाई गुणसूत्र भी है, बट माता के पास तो सिर्फ एक्स गुणसूत्र होता है। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है केंद्रक, और जब जैसे पेनिट्रेट करता है तो जो अंडाणु होता है, अंडाणु में सिर्फ जो है कि जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो उसके अंदर इंटर करता है। फिर इसके नीचे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको ग्रीवा दिख रहा है। तो जो ग्रीवा है बच्चे, वह मतलब कि शीर्ष भाग को, मतलब यहाँ से खत्म होता है, तो ग्रीवा क्या करता है, तो नीचे वाले पार्ट को जोड़ कर रखा हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं इसमें ईंधन है और बहुत सारे कार्य है जो शुक्राणुओं को, ठीक है, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसको शुद्ध कणिका के नाम से कहते हैं। इसे हम कोशिका के पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, जो आपके शरीर में क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करके भी रखता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर उसको ऊर्जा देने का कार्य करता है। अब इसी तरह से जो शुक्राणु है, यह क्या करता है, स्पर्म को तैरने में मदद करता है। जब स्पर्म चलता है ना, जब स्पर्म चलता है तो ऐसे ऐसे करके नहीं चलता है, बल्कि वो स्पिन में चलता है, ऐसे ऐसे करके घूम के जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो शुद्ध कणिका दिख रहा है, जो इसमें से क्या बोलते हैं कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये क्या करता है, शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है। जबकि इसी में आपको सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल क्या करता है कि यह कोशिका विभाजन में मदद करता है, जब शुक्राणु जो है मादा के अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो वो सेंट्रियोल है। तो अब यहाँ पर हम आगे समझते हैं बच्चे कि इसमें जो लास्ट वाला सेक्शन जो दिख रहा है, इसे मुड़ा हुआ भाग दिख रहा है ना, उसको हम पूंछ कहते हैं। पूंछ का मुख्यतः काम क्या होता है कि यह जो है कि शुक्राणुओं को दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है, ताकि इनकी मूवमेंट आगे की तरफ हो सके। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो अब यहाँ जो शुक्राणु को ऊपर वाला दिख रहा है, उसे द्युद्रव कला कहते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है।
उसके अलावा जो है कि उसके नीचे जो है एक्रोसोम है, अग्रपिंडक है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिडेज जो अंडाणुओं के अस्तर को तोड़ने का काम करता है। इसके साथ साथ नीचे आपको केंद्रक दिख रहा है, और इस केंद्रक में होते हैं अनुवांशिक पदार्थ, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। इसके अलावा जो है कि क्रोमोसोम उसमें उपस्थित है। तो जो अनुवांशिक मटेरियल होते हैं उस केंद्रक के अंदर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, फादर का जो भी जेनेटिक जो भी लक्षण जो भी चीजें होती हैं वो उसके अंदर निहित होती हैं। फिर नीचे जो है आपको ग्रीवा दिख रहा है, और ग्रीवा के नीचे आपको जो है कि इस तरह की जो संरचना दिख रही पट्टी नुमा, इसमें आप देख पा रहे हैं कि माइटोकांड्रिया है। माइटोकांड्रिया ही शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है, जबकि सूत्र जो इसमें से सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है, ये क्या करता है कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। जबकि यहाँ पर पूंछ जो है वो क्या करती है बेटा, वो करती है शुक्राणुओं को दिशा प्रदान करती है, डायरेक्शन देने का काम करती है। तो यहाँ से आपका ये समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और शुक्राणु अगुणित होते हैं, मतलब उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी होती है। ठीक है बच्चे, शुक्राणु की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो एंटोनी वान ल्यूएनहॉक है। और शुक्राणु बनने का जो सबसे लास्ट स्टेज है वो है स्पर्मेटिड, जिसको हम शुक्राणु पशु कहते हैं। और शुक्राणु पशु के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और इनका निर्माण जो है किशोरावस्था के दौरान प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक कि व्यक्ति जीवित रहता है। और एक बार में जो व्यक्ति है जो स्पर्म का एजुकुलेशन करता है, स्खलन करता है, कम से कम उसमें करोड़ों की संख्या में स्पर्म होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक भाग्यशाली होता है जो अंडाणुओं को पेनेट्रेट कर पाता है, अंडाणु में पहुंच पाता है। इसीलिए तो माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो लाखों करोड़ों में एक है, क्योंकि यहाँ भी अपना एक संघर्ष है कि जो पहुंच जाएगा उसको जीवन मिल जाएगा, जो नहीं पहुंचेगा वो अंत तक जाएगा। ये सृष्टि का नियम भी है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप इस डायग्राम को दोबारा देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, और जहां पर ना समझ में आए वहां दोबारा आप जो है कि पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन इस डायग्राम से पूछा जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। और यह क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है, जिससे आप इसको समझ सकते हैं। बस इतना ही तो बेसिकली नॉलेज सभी को होना जरूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।